आज का जो टॉपिक है वो है सुसाइड और सेल्फ हार्म बिहेवियर के बारे में। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वो एक मेरा इंटरेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। साइकेट्री में ऐसे बहुत सारे इलनेसेस हैं कि सिर्फ दवाई से वो ठीक नहीं हो सकते, जहाँ पे साइकोथेरेपी या काउंसलिंग का बहुत बड़ा योगदान है। तो आई थिंक बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वो एक करीब है मेरे मन से। कोई भी मानसिक बीमारी नेगेटिव इवेंट से ही होती है, यही सबसे बड़ा मिथ है। बिना कोई नेगेटिव इवेंट भी मानसिक बीमारी हो सकती है। सेल्फ हार्म बिहेवियर या सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आइडियली सबसे इम्पोर्टेंट है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाए, स्टेटमेंट्स नहीं करने चाहिए। सुसाइड का स्टिग्मा जो पहले था इतना बड़ा स्टिग्मा था कि बीमारी ना देखकर उसे क्राइम गिना जाता था। एक कि जहाँ पे एक 50 ईयर ओल्ड अंकल थे जो फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल थे। ऐसा हुआ कि बिजनेस एक्सपांड किया, तो टेंशन होने लगा और फिर डिप्रेशन सेट इन हुआ। और एक बार उन्होंने लाइफ में जीने का पर्पस नहीं है, मुझे नहीं जीना है, ऐसा कहा अपने बच्चों को। बच्चे पढ़े लिखे थे, दे डायरेक्टली अप्रोच्ड अस। एग्जामिनेशन पे ऐसा लगा कि वो पिछले 5-7 दिन से सुसाइड का सोच रहे थे। We admitted him, and in 12 days you will be surprised, client was completely fine. उनका पूरा डिप्रेशन मिट गया। आज ऑलमोस्ट कपल ऑफ इयर्स हुए। उनको बीच में कैंसर हुआ, उसकी ट्रीटमेंट भी उन्होंने ली। अभी कुछ दिन पहले ही वो हमें मिले थे। और दूसरी एक सक्सेस स्टोरी है जो मेरे कैरियर की शुरुआत में थी, यंग फीमेल डेलिब्रेट सेल्फ हार्म, जिसके बारे में हमने बात की। दवाई के साथ हमने खास करके साइकोथेरेपी पे उतना ही इम्पोर्टेंस दिया और 1.5-2 साल के बाद उसके सेल्फ हार्म कम्प्लीटली बंद हुए। शी जॉइंड इंजीनियरिंग, आज इंडिया की बहुत अच्छी कंपनी में वो जॉब कर रही है। शी इज़ ऑफ मेडिकेशन। अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि होपलेस फील हो रहा है कि भाई फ्यूचर अंधकार में दिख रहा है, वर्थलेस दिख रहा है, जीना नहीं है, जीने का मतलब नहीं दिख रहा है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको ये एक्सेप्ट करना है कि ये एक बीमारी है, ये आपकी कमजोरी नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जिप्स हॉस्पिटल के पॉडकास्ट सीरीज के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर शेमल पटेल है। मैं जिप्स हॉस्पिटल में एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है सुसाइड और सेल्फ हार्म बिहेवियर के बारे में। तो ये बहुत ही एक सीरियस टॉपिक है जो पिछले कुछ सालों से मीडिया कवरेज के तौर पे धीरे धीरे करके अटेंशन में आ रहा है। और इसकी जो नुआंसेस है, इसकी जो बारीकियां है, उसको समझने के लिए आज मेरे साथ जो गेस्ट है उनको इंट्रोड्यूस करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मेरे साथ आज डॉक्टर सुहास दोषी है जो कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और डायरेक्टर है जिप्स हॉस्पिटल, परिमल गार्डन, अहमदाबाद के। सुहास सर का एक्सपीरियंस आई थिंक मोर देन 15 साल का है एंड ही स्पेसिफिकली वर्क्स विथ पेशेंट्स हु हैव एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी एंड इमोशनल रेगुलेशन प्रॉब्लम्स। तो आज उनके साथ हम बात करते हैं सुसाइड और सेल्फ हार्म बिहेवियर के बारे में। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। जी सर, अगर मैंने थोड़ा तो आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, अगर आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बता पाए। सो आई थिंक मेरा MBBS कंप्लीट होने के बाद 2007 में मैंने जब साइकेट्री ज्वाइन किया, साइकेट्री वाज बाय चॉइस, वाज नॉट अ फोर्स। 2007 में आई गॉट एडमिशन इन सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद, एशिया की लार्जेस्ट हॉस्पिटल, आप सब जान रहे हो। और वहाँ पे डॉक्टर GK वनकर मेरे PG टीचर थे। वहीं से साइकेट्री का सफ़र स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे 2010 में मैं जिप्स से जुड़ा। 2014 में जिप्स में डायरेक्टर के तरीके मुझे ऑफर दी गई एंड आई जल्दी से मैंने उसे पकड़ लिया। सो बस वहाँ से फिर आगे बढ़ते गए एंड टिल नाउ इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 18 years in psychiatry। तो एक बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, पॉजिटिव्स, कहीं पे थोड़े अप डाउन्स भी आए हैं,
बट इट वाज ओवरऑल नाइस। जी सर, मैंने थोड़ा तो आपके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया, तो मैंने एक ब्रॉडली कहा था कि आप ज़्यादातर कौन से पेशेंट्स को देखते हैं, बट अगर आप कुछ बता पाए कि आपकी ज़्यादा एक्सपीरियंस किस में है। और खास करके एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो खूब बढ़ता हुआ दिख रहा है, और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वो एक मेरा इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, कि जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो सिर्फ दवाई से, साइकेट्री में ऐसे बहुत सारे इलनेसेस हैं कि सिर्फ दवाई से वो ठीक नहीं हो सकते, जहाँ पे साइकोथेरेपी या काउंसलिंग का बहुत बड़ा योगदान है। तो आई थिंक बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वो एक करीब है मेरे मन से, जैसे ओसीडी करीब है वैसे ही बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर मुझे पसंद है, और वहाँ पर काम करना वो एक चैलेंज है। आउट ऑफ लॉट मैनी साइकेट्रिक इलनेस, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक चैलेंजिंग इशू है, तो वो एक पसंद एरिया है। जी, एंड आई थिंक जो हमारे दर्शक नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि जो कुछ साइकेट्री में ऑलमोस्ट सारी बीमारियां काफ़ी चैलेंजिंग रहती है सारवार के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी है, कुछ कंडीशंस ऐसी है जो बहुत ही ट्रिकी होती है, कि अगर साइकेट्रिस्ट अच्छे से ट्रेंड ना हो और एकदम माइंडफुल तरीके से पेशेंट के साथ डील ना करे तो पेशेंट को भी बहुत मुश्किल होती है। उनमें से एक शायद अगर लिस्ट कोई साइकेट्रिस्ट बना रहा है तो उसमें टॉप में आती है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, और उसमें टॉप में आती है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट सर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आप और मैं जानते हैं कि काफ़ी पेशेंट्स इम्पल्सिविटी के साथ स्ट्रगल करते हैं, और उस इम्पल्सिविटी के रूप में काफ़ी बार सेल्फ हार्म बिहेवियर और सुसाइडल बिहेवियर होता है। तो काफ़ी हमारे दर्शक हैं जो शायद सुसाइडल बिहेवियर और सेल्फ हार्म बिहेवियर के बीच का अंतर नहीं जानते, तो अगर आप उस पर थोड़ी लाइट डालना चाहें। खास करके अगर हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करना चाहे तो सुसाइड में व्यक्ति की इच्छा, उसका इंटेंशन खुद को ख़त्म करना है, यानी ही वॉन्ट्स टू डाई, ही और शी वॉन्ट्स टू डाई। सेल्फ हार्म में खुद को ख़त्म नहीं करना है, खुद को ईजा पहुंचानी है। तो वहाँ पर मरने का इंटेंशन ना होकर कहीं ना कहीं खुद को इंजर करने का, खुद को हार्म करने का इंटेंशन है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस। तो हर कोई सेल्फ हार्म वो सुसाइड नहीं है। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग लंबे समय से व्यसन करते हैं, या कुछ लोग ऐसे बेदरकार होते हैं कि जहाँ पर उनको क्रॉनिक इलनेसेस है, डायबिटीज़, बीपी, तो उसकी दवाइयाँ लेने में मना करते हैं, तो वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सेल्फ हार्म गिना जाता है। लेकिन आज हम ज़्यादातर उन्हीं केसेस पर डिस्कस करेंगे कि जहाँ पे इम्पल्सिविटी से लोग खुद को हार्म करते हैं। जी सर, तो पहले हम सेल्फ हार्म की बात करते हैं। सेल्फ हार्म बिहेवियर जो है, जैसे आपने कहा कि उसका एम स्पेसिफिकली खुद को ईजा पहुंचाना या खुद को दर्द महसूस करवाना रहता है, तो उसका कारण क्या है? किन लोगों में ज्यादा देखा जाता है, कब ज्यादा देखा जाता है, उसके बारे में? आइडियली 15 से 30 साल की उम्र में दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमिना इन अ करंट वर्ल्ड। बहुत ही स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारे अपब्रिंगिंग के सालों हैं, जैसे 5 साल से लेकर 12-13 साल में, वहाँ पे इमोशंस को मैनेज करने की स्किल्स हमारी सोसाइटी शायद से भूल रही है, या बिकॉज ऑफ द कल्चरल वेरिएशंस, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कल्चर का जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। तो इमोशनल डिसरेगुलेशन वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो आपने एक वर्ड यूज़ किया था, इम्पल्सिविटी। आज के भौतिक दुनिया में हमने ये देखा है कि इच्छा की तुरंत संतुष्टि जब होती है तो ओवरऑल व्यक्ति में जो संतोष और चीज़ों को एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाती है। तो ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है कि जिसके कारण हम देखते हैं कि ये सेल्फ हार्म हो रहा है। सो दोज आर द टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। जी, एंड सर, अगर साइकेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या मनोचिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से या साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो सेल्फ हार्म बिहेवियर के और कोई ऐसी कारण, कोई जड़ की जो एज अ प्रोफेशनल लोगों को देखना चाहिए? आई थिंक खास करके अगर हम देखें तो एक तीसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि
जहाँ जहाँ व्यक्ति किसी व्यसन से जुड़ा हुआ है वहाँ पे भी हो रहा है। सेल्फ हार्म का जो उद्देश्य है क्लाइंट का, वो मैं पहले भी कहा कि वो खुद को ख़त्म करना नहीं है, खुद को पेन देना है। उसका दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वो अपनी इमोशनल पेन से डिस्ट्रैक्ट होना चाहता है, तो वो फिजिकल पेन का सहारा लेता है कि जहाँ से वो दर्द होगा तो वो इमोशनल पेन कम फील होगा। तीसरा एक कारण हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि जब जब उनका कहीं ना कहीं रिजेक्शन फील हो रहा है लाइफ में, या लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है, वहाँ पर भी लोग सेल्फ हार्म की तरफ जाते हैं। सेल्फ हार्म में कहीं ना कहीं वो अपने आप को कभी कभी, रेयरली, वो बड़े सुसाइड से प्रिवेंट करने के लिए भी एक सेल्फ हार्म का तरीका अपनाते हैं। सेल्फ हार्म ज़्यादातर मैंने कहा कि एक डिस्ट्रैक्टिंग स्ट्रेटेजी है, खुद को पनिश करने की भी स्ट्रेटेजी है। जब गिल्ट ज़्यादा होता है तो वो खुद को पनिश करना चाहते हैं, तो सेल्फ हार्म बिकम्स अ वे टू डील विथ इट। तो ऐसे पर्पस और रीजंस जो कॉमन है उसके बारे में मैंने आपको बताया। जी। एंड सर, अगर हम कहे कि वार्निंग साइंस या तो रेड फ्लैग्स क्या है कि जो हमारे दर्शक अगर ध्यान में रखे कि उनके नज़दीक की सर्कल में अगर कोई सेल्फ हार्म कर रहा है या करने की सोच रहा है, तो उन्हें क्या, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या लक्षण या अंदेशा हो सकता है? आई थिंक कभी भी अगर हम सेल्फ हार्म को गौर से देखेंगे तो सेल्फ हार्म के पहले दो तरीके की स्थिति बहुत कॉमनली देखने में आती है। या तो क्लाइंट एग्रेसिव फॉर्म में दिखता है, या तो क्लाइंट अपने आप को लो या डिप्रेस कहीं ना कहीं दिख रहा हो। सडन मूड स्विंग्स जहाँ जहाँ है, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। अगर यंगस्टर्स जो हैं, एडोलेसेंट्स हैं, उनको एक बार दो बार अगर कोई चीज़ें कहती है, वो लग रहा है कि वो एग्रेसिव हो रहे हैं, कहीं कहीं वो टेबल बैंग कर रहे हैं या फिस्टिंग कर रहे हैं दीवार पर, ऐसे कोई इनिशियल साइंस हमें दिख रहे हैं। जो भी मेल या फीमेल है वो सेक्लूड करके अपने आप को रखना चाह रहे हैं, और आपको दिख रहा है कि उनका मूड अचानक डाउन है और फिर वो इम्प्रूव भी हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें कहीं ना कहीं खास ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो सेल्फ हार्म के जरिए अपने मूड को बैलेंस तो नहीं कर रहे। जी सर, सोशल मीडिया जो है आजकल ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में लोगों की लाइफ में एंटर कर चुका है, तो उसका सेल्फ हार्मिंग और सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स पर क्या असर है, पॉजिटिव या नेगेटिव? आई थिंक मैं ऐसा कहूँगा कि सोशल मीडिया का बहुत सारा इम्पैक्ट है। उसे दो तीन तरीके से हमें देखा जाए कि आजकल बहुत ही यंग एज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और ऐसे कंटेंट भी अवेलेबल है कि जो बच्चों के लिए वो हानिकारक है। मूवीज़ में भी कुछ ऐसे सीन्स हैं कि जहाँ पर इसी फॉर्म में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेल्फ हार्म को दिखाया जाता है। जैसे मैं अपनी बचपन की एक याद रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि तेज़ाब मूवी थी, जहाँ पे अनिल कपूर ने माधुरी दीक्षित को ये कहा कि अगर आप मेरे प्रेम का स्वीकार नहीं करते हो तो मैं बिल्डिंग से जंप कर दूंगा। तो ये एक कहीं ना कहीं सेल्फ हार्म या सुसाइड का उसमें एक एस्पेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, और वो एक छोटा बच्चा उसे कैसे रिप्रेजेंट करेगा, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेगा, वो पता नहीं है। तो सोशल मीडिया का कंटेंट का रिस्ट्रिक्शन जो हम रख नहीं पा रहे हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सोशल मीडिया में ऐसे ग्रुप्स हैं कि जहाँ पर यंगस्टर्स जुड़ते हैं और वो सेल्फ हार्म को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करते हैं, एनकरेज करते हैं, तो वो देखा देखी हो जाती है, सोशल लर्निंग हो जाता है। तीसरा एक एस्पेक्ट है कि गेमिंग में भी आजकल वायलेंस बहुत बढ़ता जा रहा है, एंड वहाँ पे भी ऐसी चैलेंजेस होती है कि आपको ये करोगे तो आपको उसका कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्स मिलेगा। सो सेल्फ हार्म सोशल मीडिया से बहुत ही इम्पैक्ट हो रहा है। जी, आई थिंक आपने जो दो चीजें कही, आई थिंक मुझे दो शब्द याद आ रहे हैं, एक ग्लोरिफिकेशन और एक गेमिफिकेशन। Yes. शायद ये दो चीजें ऐसी है हमारे आर्ट और कल्चर में आजकल आ गई है कि जो सुसाइडल और सेल्फ हार्म बिहेवियर को काफी इनकरेज कर रही है, अननोइंगली प्रोबेबली।
बट सर मूविंग ऑन, अब थोड़ी और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, सुसाइड के बारे में बात करते हैं। सुसाइड के मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी सवाल जो मैं चाहता हूँ कि दर्शक समझे वो है कि टॉप रिस्क फैक्टर्स क्या है सुसाइड के? आइडियली सबसे इम्पोर्टेंट हमें सुसाइड को 2 तरीके से समझना चाहिए कि एक सुसाइड के जो थोड़ा प्लान किया गया हो और एक सुसाइड जो इम्पल्सिवली हो। जैसे हमने बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा कि एक 10th या 12th के स्टूडेंट ने रिजल्ट में फेल होने से अटेम्प्ट कर दिया, तो वहाँ पर अगर वो क्लाइंट पहले से डिप्रेस या एंग्शियस नहीं है और एक फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा या किसी के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया और अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो वो एक इम्पल्सिव सुसाइड है। वो व्यक्ति की प्रकृति के ऊपर बहुत जाता है कि जो फेलियर को एक्सेप्ट कर पाते हैं, इमोशंस को रेगुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन जो मेन सुसाइडल जो चंक है कि जिसके बारे में हम अलग से समझना चाह रहे हैं, वो है कि ऐसे क्लाइंट्स ज़्यादातर वो लंबे समय से किसी न किसी मानसिक बीमारी के शिकार होते हैं। डिप्रेशन जिसमें बहुत ही कॉमन है। दूसरा है सब्सटेंस यूज़, यानी अल्कोहल, चरस, गांजा, अफीम, ऐसे व्यसन का जो जिनको लंबे समय से तकलीफ है, ऐसे लोगों में भी सुसाइड का रिस्क ज़्यादा रहता है। मूड डिसऑर्डर में जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, वहाँ पे भी एक अच्छे खासे क्लाइंट्स में रिस्क रहता है। और एक तीसरा ग्रुप है कि जहाँ पर एंग्जाइटी डिसऑर्डर और साइकोटिक डिसऑर्डर, खास करके स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में अगर आपने सुना हो, तो स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजनल डिसऑर्डर वो साइकोटिक डिसऑर्डर्स है कि जहाँ पर 10% क्लाइंट्स ऑलमोस्ट सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। और एंग्जाइटी ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, लंबे समय से किसी को एंग्जाइटी की तकलीफ है, तो ऐसे लोगों में भी सुसाइड हम देखते हैं। जी। अगर सर हम बात करें कि काफ़ी लोगों को इन जनरल जब ये ऐसी कोई नकारात्मक न्यूज़ सुन लेते हैं या देख लेते हैं या उनके साथ कुछ नेगेटिव लाइफ इवेंट हो जाते हैं और या ऐसे कोई स्ट्रेसफुल दौर से गुजर रहे हैं, तो काफ़ी बार लोगों को कभी-कभार सुसाइड का थॉट आ जाता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग काफ़ी समय से सुसाइड का थॉट हो रहा है और कुछ-कुछ लोगों को कभी-कभार हो रहा है। तो क्या उन दोनों चीज़ों में कोई डिफरेंस है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक पासिंग सुसाइडल थॉट और एक एक्चुअल क्राइसिस किसको कहेंगे? पासिंग सुसाइडल थॉट को अगर हमें समझना है तो वहाँ पर इंटेंशन नहीं है। हमारा माइंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन को लेता है और उसे कभी न कभी एक रैंडम थॉट में वो बाहर निकालता भी है। तो सुसाइड की इंफॉर्मेशन हर किसी के पास, आत्महत्या की इंफॉर्मेशन हर किसी के पास है, किसी न किसी फॉर्म में सुनी है, देखी है या हमने अनुभव किया हुआ है। तो ऐसे केसेस में वो आया और इंटेंशन नहीं है और वो बार बार नहीं आ रहा है, तो उसे पासिंग सुसाइडल थॉट्स कहेंगे। लेकिन जब सुसाइड के विचार लगातार आ रहे हैं, उसके कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिए रहे हैं, क्लाइंट को ऐसा महसूस हो रहा है लाइफ में जीने का पर्पस नहीं है, वो होपलेस फील करते हैं, कहीं ना कहीं वर्थलेस फील करते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, फ्यूचर जिनको अंधकार में दिख रहा है, ऐसी सिचुएशन में क्लाइंट धीरे धीरे प्लान करने लगता है कि मैं कैसे अपने आप को ख़त्म करूं। वो रिलेटिव्स को इंडिकेशंस भी देते हैं क्योंकि मरना किसी को पसंद नहीं है, बट समहाउ अगर वो इंडिकेशन समझ पाते हैं तो वी कैन मूव इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर हम मिस कर जाते हैं तो शायद से वो सुसाइड अटेम्प्ट सही में हो जाता है। जी, बिल्कुल। सर अगर हम अब बात करते हैं जो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा इस पॉडकास्ट में, कि मिथ्स जो है, कॉमन मिथ्स है, उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो एक-एक करके सर हम क्विक फायर राउंड की तरह इसे देखेंगे। मैं जो कुछ मिथ्स मुझे इंटरनेट से मिली थी, जो मैंने खुद पेशेंट्स के द्वारा सुनी है, तो वो मैं आपको एक-एक प्रेज़ेंट करता हूँ। आप उसके बारे में बताइए कि मिथ है, फैक्ट है, और अपना जो कारण है वो थोड़ा। सबसे पहला मिथ है कि पीपल हु टॉक अबाउट सुसाइड वोंट एक्चुअली डू इट, यानी जो लोग सुसाइड की बात करते हैं वो एक्चुअली में करेंगे नहीं। एकदम गलत बात है, ये मिथ है। आइडियली जो सुसाइड की बात करते हैं वो इंडिकेशन दे रहे हैं, सो इट्स अ वार्निंग साइन।
जी, सेकंड मिथ वही था कि सुसाइड हैपेंस विदाउट वार्निंग, यानी किसी भी प्रकार का अंदेशा या इंडिकेशन के मेजोरिटी बिना। सुसाइड में वार्निंग मिलता है, तो ये भी एक मिथ है। वार्निंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट जी, है। थर्ड मिथ जो है वो मुझे पर्सनली लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आस्किंग समवन अबाउट सुसाइड विल पुट द आइडिया इन देयर माइंड। नहीं, कभी नहीं। वो एक वेंटिलेशन का स्कोप आप दे रहे हो, सामने वाले के मन में है, वो संकोच अनुभव कर रहा है, ऐसी बात मैं कैसे कहूँ? अगर कोई समझ पाता है, उसे ये महसूस होगा कि कोई देख पा रहा है, समझ पा रहा है, तो वो ओपन अप होगा एंड देन द ट्रीटमेंट पार्ट कैन बी सॉर्टेड। जी, एक तो पूछना ही चाहिए। हर एक जहाँ पर आपको रिस्क लग रहा है, जहाँ पर आपके डिप्रेशन के फैमिली मेंबर्स हैं, तो क्वेश्चन पूछना ही चाहिए कि क्या जीवन कैसा लग रहा है। दैट इज अ कॉमन क्वेश्चन। अगर वो कह रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन डेफिनेटली पूछना चाहिए कि जीना नहीं है या खुद को खत्म करना है, ऐसे कोई विचार आ रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, बिल्कुल। अगला मिथ जो काफी लोग मानते हैं कि सुसाइड का विचार या सुसाइड करने की जो इच्छा है वो सिर्फ मानसिक बीमारी वाले मरीज ही रखते नहीं, हैं। मैंने जो कहा कि इम्पल्सिव सुसाइड भी है, तो सिर्फ मानसिक रोगी ही सुसाइड करते हैं, ऐसा नहीं। जी। दूसरा जो मिथ काफी लोगों को होता है कि एक बार अगर किसी ने ठान ली है कि बस सुसाइड करना है, तो अब उन्हें कोई बचा नहीं सकता, या उनका माइंड डेफिनेटली कोई नहीं। सुसाइड इज प्रिवेंटेबल एंड प्रिवेंटेबल। बिल्कुल। काफी लोग अपन शायद अच्छे इंटेंशन से कहते होंगे, लेकिन एक कल्चर में भी और हमारे समाज में भी एक मान्यता ऐसी रहती है कि सुसाइड जो है वो एक प्रकार का डरपोक या कमजोर इंसान की निशानी है। तो इसके बारे आइडियली में क्या? सुसाइड वो बीमारी की निशानी है, और बीमारी होना वो कमजोरी नहीं है। वो एज अ ह्यूमन इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। जी, बिल्कुल। दूसरा सर जो एक मिथ है वो ये है कि सुसाइड हमेशा कुछ एक स्पेसिफिक चीज हुई तो ही होगा, अगर कोई स्पेसिफिक लाइफ में नकारात्मक इवेंट नहीं हुआ है तो सुसाइड के थॉट आने का कोई ख्याल नहीं। कोई भी मानसिक बीमारी नेगेटिव इवेंट से ही होती है, यही सबसे बड़ा मिथ है। बिना कोई नेगेटिव इवेंट भी मानसिक बीमारी हो सकती है। जी, एंड लास्ट मिथ सर जो काफी लोग मानते हैं कि अगर आपने किसी को सुसाइड के थॉट आ रहे हैं और आप उन्हें सारवार के लिए लेकर गए और वो थोड़ा थोड़ा अच्छा हो रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, बेटर इंप्रूविंग फील कर रहे हैं, तो अब सुसाइड का रिस्क नहीं है, इसके बारे में? नहीं, हमें ये ध्यान रखना है कि ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट कर ली, क्लाइंट खुद कह रहा है कि मैं इम्प्रूविंग हूँ, बट नेक्स्ट 2 मंथ्स हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना ही चाहिए। जी, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे रिस्क कभी-कभी ज़्यादा भी ज़्यादा रहता हो है। जाता है। आई थिंक पैराडॉक्सिकल सुसाइड Yes, जो एक कॉन्सेप्ट है, पैराडॉक्सिकल सुसाइड। अगर उसके बारे में सर कुछ बताना। पैराडॉक्सिकल सुसाइड ऐसा है कि मान लो कि मुझे डिप्रेशन है, तो मेरी एनर्जी लो है, लेकिन जैसे मैं और मुझे सुसाइड के विचार आ रहे हैं, तो मुझे खड़े होकर कुछ करना है। एनर्जी लो है तो मैं खड़ा नहीं होऊंगा, लेकिन अगर मैं इंप्रूव हो रहा हूँ, एनर्जी इंप्रूव हो रही है, तब भी कभी-कभी विचार आ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रिस्क बढ़ जाता है कि जहाँ पर वो व्यक्ति सही में उस चीज को इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि साइकोमोटर रिटार्डेशन और लो एनर्जी वाला फेज कम होने लगता है। जी, तो यानी जो शारीरिक रूप से जो उन्हें सुस्ती लगती है वो पहले ठीक होने लगती है जब डिप्रेशन की सारवार होती है, तो ज्यादातर लोगों में, और वो ठीक हो रही है, लेकिन मन में जो वो सुसाइड का थॉट है वो चलता रहता है। तो सर कह रहे हैं कि वैसा होता है काफी बार, उसको पैराडॉक्सिकल सुसाइड कहते हैं, कि ठीक होने के शुरुआत में वो रिस्क एक्चुअली है, तो रिलेटिव्स को खास करके ध्यान रखना चाहिए, और इसीलिए हम लोग रिलेटिव्स को खास एक्सप्लेन भी करते हैं कि अभी भी थोड़ा रिस्क है तो आप ध्यान रखिएगा। जी सर, एक आई थिंक मे बी रिलेटिव्स को एक हेल्प हो, वैसे ही एक डू एंड डोंट अगर आप लिस्ट बता पाए कि अगर उनके नज़दीकी रिश्तेदार या फ्रेंड्स में किसी को सेल्फ हार्म बिहेवियर या सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आइडियली सबसे इम्पोर्टेंट है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाए, स्टेटमेंट्स नहीं करने चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये है, हम क्लाइंट को बिना कोई हमारे बायस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ओवरऑल लाइफ कैसी जा रही है। अब जहाँ पर ऐसे कोई नेगेटिव क्वेश्चंस मींस ऐसे कोई नेगेटिव जवाब आ रहे हैं कि लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो दूसरा एक ओपन एंडेड क्वेश्चन कि क्या हो रहा है। और क्लाइंट जैसे जैसे ओपन होता जा रहा है, आप क्वेश्चंस पूछकर उसे समझने की कोशिश कीजिए। हम ज्यादातर ऐसे करते हैं कि भाई मान लो कि मैंने आपको क्वेश्चन पूछा और आपने कहा कि यार लाइफ अच्छी नहीं जा रही है यार,
बहुत सारे इश्यूज हैं, वाइफ के इश्यूज है, मेडिकल प्रोफेशन के इश्यूज हैं। तो मैंने ऐसा जवाब दे दिया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आजा चल हम खुद को मैनेज करते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, क्रिकेट खेल, तुझे पसंद है तो तू ठीक हो जाएगा, नेगेटिव विचार निकाल दे दिमाग से। तो हम क्वेश्चंस जब पूछते हैं तो हमारे में वो पेशेंस नहीं रहती है कि क्वेश्चंस पूछते रहे, हम आंसर्स देने लगते हैं। तो सामने वाले को ये महसूस होता है कि वो समझ नहीं पा रहा है मुझे। उसे भी पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमें उसे लेबल नहीं करना चाहिए कि तू कमज़ोर है, तू गलत कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो किसी ऑप्शंस की तरफ अगर नहीं जा रहा है तो उसे ऑप्शंस के बारे में बताया जाना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रोफेशनल हेल्प की तरफ भी उसे आगे एनकरेज करना चाहिए, उसे डिस्टिग्मेटाइज कर सकते हैं फैमिली मेम्बर्स। अपने भी कुछ अनुभव बता सकते हैं कि जैसे मेरी लाइफ में भी कभी लो फेज आया था तो हमने प्रोफेशनल हेल्प ली, या दिस इज हाउ। लेकिन यू आर इंडिविजुअल, आपको कैसे करना है। हम ये गलती कर लेते हैं कि मैंने ये करके कंपेयर तो कर लिया और उसे भी वही कहते हैं, लेकिन ही इज डिफरेंट, तो उसे अपना रास्ता खुद चूज करना है। जी बिल्कुल सर। आई थिंक अगर वो एक चीज जो आपने कही वो अगर हम लोग अपनी लाइफ में और हमारे बिहेवियर में इनकॉर्पोरेट कर पाए तो काफी सारे कम्युनिकेशन हेल्दी हो जाते हैं। बहुत कि healthy हो हम रिस्पॉन्ड करने के लिए सुनते हैं, उसकी जगह सुनने के लिए सुनेंगे तो काफी हेल्प हो एकदम जाएगी। सही बात। जी सर, अगर हम सुसाइड के बारे में जो स्टिग्मा है उसकी बात करें इंडिया में, तो आपके पिछले 14-15 साल के करियर में क्या आपको एक शिफ्ट दिख रहा है? आइडियली सुसाइड का स्टिग्मा जो पहले था, इतना बड़ा स्टिग्मा था कि इवन लीगल सिस्टम वाज कंसिडरिंग इट एज अ क्राइम। बीमारी ना देखकर उसे क्राइम गिना जाता था, तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था। एंड इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी की सालों की मेहनत के बाद उसे डिस्टिग्मेटाइज किया गया, सुसाइड को क्रिमिनल ऑफेंस नहीं गिनकर उसे बीमारी का भाग एक्सेप्ट किया गया, इवन इन क्रिमिनल एस्पेक्ट्स। तो लोग क्या करते हैं कि उससे क्या सबसे बड़ा फायदा हुआ कि आज किसी ने अटेम्प्ट किया, गांव में किसी ने खेत में से दवाई ले ली, तो वो बताएगा ही नहीं कि दवाई ली, तो अब ट्रीटमेंट में भी नुकसान होगा, क्लाइंट शायद से अपनी जान गुमा सकता है, और दूसरा पुलिस इंक्वायरी और वो सब के कारण वो लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो वो एक रास्ता क्लियर हो गया कि भाई हुआ है, आप ट्रीटमेंट सीख कीजिए, पहले अपनी लाइफ बचाइए फिजिशियन से, एंड देन यू कैन सीक मेंटल हेल्थ। तो आई थिंक दैट इज अ बिगेस्ट शिफ्ट। जी, एंड सर मेरे भी जो लिमिटेड एक्सपीरियंसेस रहे और सीनियर्स ने कहा है उसमें भी मैंने यही सुना है कि काफी बार ऐसा होता था कि डॉक्टर्स भी जो है सारवार देने से कतराते थे, सेम रीजन से कि मेडिको लीगल केस होगा, पुलिस आएगी, रिपोर्टिंग होगी, तो काफी बार डॉक्टर्स भी प्राइवेट सेक्टर में तो एटलीस्ट डर जाते थे और पेशेंट को जल्दी जल्दी रिफर करते थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और उसी की वजह से डिले होता था और फिर ना बच पाने की संभावना बढ़ जाती थी। सर अगर हम बात करें कि आपके एक्सपीरियंस में अगर आप कोई ऐसी स्टोरी शेयर कर पाए जो आपको पर्सनली लगती है कि एक बहुत ही सक्सेसफुल एग्जाम्पल है सुसाइड प्रिवेंशन का या सुसाइडल थॉट या बिहेवियर को मैनेज करने का। सक्सेस स्टोरी की बात करने से पहले मैं एक रियलिस्टिक पिक्चर भी कहना चाहूँगा कि एज अ डॉक्टर वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, तो हर जगह पे सक्सेस नहीं है, 100% सक्सेस नहीं है। तो कुछ क्लाइंट्स में ऐसा भी हुआ है कि सुसाइड कंप्लीट हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी क्लाइंट्स में हम बचा पाए हैं। मैं 2 प्रकार की सक्सेस स्टोरी कहना चाहूँगा अपने दर्शक मित्रों को। एक कि जहाँ पे एक 50 ईयर ओल्ड अंकल थे जो फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल थे। ऐसा हुआ कि बिजनेस एक्सपांड किया और उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा लग गया, तो उनको टेंशन होने लगा और फिर डिप्रेशन सेट इन हुआ। और एक बार उन्होंने लाइफ में जीने का पर्पस नहीं है, मुझे नहीं जीना है, ऐसा कहा अपने बच्चों को। बच्चे पढ़े लिखे थे, they डायरेक्टली अप्रोच्ड अस। एग्जामिनेशन पे ऐसा लगा कि वो पिछले 5-7 दिन से सुसाइड का सोच रहे थे। वी एडमिटेड हिम। अब सुसाइड में एक खास करके साइकेट्रिक मेडिकेशन का एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि वो तुरंत डिप्रेशन नहीं मिटा पाता। 4 हफ्ते तो
कम से कम एक्शन स्टार्ट होने में लग जाते हैं 2 से 4 हफ्ते। तो ऐसी सिचुएशन में एडमिट करना वो सबसे फर्स्ट स्टेप है सुसाइड अगर पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है, प्लानिंग दिख रही है तो एडमिट किया हमने और फिर हमने उनको ईसीटी पे यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसके बारे में भी दुनिया में बहुत सारी गैर समझ है कि करंट देते हैं। करंट यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज अ मेडिकल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट और वो बहुत ही यूजफुल है सुसाइड में। एंड इन 12 days यू विल बी सरप्राइज, क्लाइंट वाज कंप्लीटली फाइन, उनका पूरा डिप्रेशन मिट गया। आज ऑलमोस्ट कपल ऑफ इयर्स हुए, उनको बीच में कैंसर हुआ, उसकी ट्रीटमेंट भी उन्होंने ली, अभी कुछ दिन पहले ही वो हमें मिले थे। तो आइडियली दैट इज़ वन एरिया। और दूसरी एक सक्सेस स्टोरी है जो मेरे कैरियर की शुरुआत में थी, यंग फीमेल डेलिब्रेट सेल्फ हार्म, जिसके बारे में हमने बात की। दवाई के साथ हमने खास करके साइकोथेरेपी पे उतना ही इम्पोर्टेंस दिया और 1.5-2 साल के बाद उसके सेल्फ हार्म कम्प्लीटली बंद हुए। सेल्फ हार्म में एक पेशेंस एज अ डॉक्टर आपको बहुत ही चाहिए, एज अ काउंसलर आपको बहुत ही चाहिए और ज़्यादातर केसेस में हमें वहाँ पर सक्सेस मिल जाता है। एडोलेसेंट एज में जो क्राइसिस होती है वो रिजॉल्व होती है, आप एक न्यूट्रल बने रहो क्लाइंट के लिए सपोर्ट सिस्टम। शी जॉइंड इंजीनियरिंग, आज इंडिया की बहुत अच्छी कंपनी में वो जॉब कर रही है, शी इज़ ऑफ मेडिकेशन। तो ऐसे 2 अलग अलग किस्सों जो अभी भी मुझे हमेशा याद रहेंगे, ऐसे वाले किस्से जी। एंड आई थिंक सर साइकियाट्रिस्ट होने के तौर पे हम समझ सकते हैं कि ऐसे सक्सेस स्टोरीज को तो हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने पास संभाल के रखते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि चैलेंजेस रहते हैं और हम काफ़ी बार सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अगर सर हमारे दर्शक में कोई है जो अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल ऐसे कोई दौर से गुजर रहा हो कि जहाँ उनको खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आ रहे हो या तो लाइफ खत्म करने के ख्याल आ रहे हो, तो अगर आप कुछ डायरेक्टली मैसेज देना चाहें। मैं ऐसे सभी दर्शक मित्रों को या ऐसे सभी यंगस्टर्स या एडोलेसेंट एज या एडल्ट में किसी को भी अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि होपलेस फील हो रहा है कि भाई फ्यूचर अंधकार में दिख रहा है, वर्थलेस दिख रहा है, जीना नहीं है, जीने का मतलब नहीं दिख रहा है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको ये एक्सेप्ट करना है कि ये एक बीमारी है, ये आपकी कमजोरी नहीं है। यू आर नॉट वीक, ये एक बीमारी सेट इन हुई है और वो मन में हुई है। तो हम जो मोटिवेशन वाला जो पार्ट होता है, हमें जो पुश करने वाला जो पार्ट होता है, वही ऑर्गन हमारा बीमार हुआ है। तो उस बीमारी का इलाज करवाना वो बहुत ही ज़रूरी है। यू कैन कॉन्टैक्ट एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट साइकेट्रिस्ट और काउंसलर। ज़्यादातर काउंसलर के पास जाओगे और सुसाइड दिख रहा है तो वो भी आपको साइकेट्रिस्ट के पास फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन काउंसलर शायद से आपकी बात ज़्यादा सुन पाए। डॉक्टर के पास कभी समय कम होता है, लेकिन जब भी आप जाते हो उनको क्लियरली हाईलाइट कीजिए कि आपके विचार कैसे हैं, तो वो आपके लिए एक परफेक्ट डिसीजन ले पाए। तो दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। और दूसरा, फैमिली मेंबर्स थोड़ा भी डिले ना करें। ऐसी कोई भी इंडिकेशंस हैं तो उसे तुरंत समझकर, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग कम है तो आपके रिश्तेदारों में कोई है उनको कांटेक्ट करके आप डॉक्टर को तुरंत संपर्क कीजिए। थैंक यू सर, इतने सीरियस और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपने इतना डिटेल में जो हमारे दर्शकों को समझाया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो ये था हमारा जिप्स पॉडकास्ट सीरीज का लेटेस्ट एपिसोड, सुसाइड और सेल्फ हार्म बिहेवियर के बारे में। मेरे साथ थे डॉक्टर सुहास दोषी सर। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सुहास सर के बारे में कोई स्पेसिफिक इंक्वायरीज भी हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला कौन सा पॉडकास्ट सीरीज देखना चाहेंगे, कौन सा टॉपिक कवर हो वैसा आप चाहते हैं, उसके बारे में भी आप सजेशन दे सकते हैं। फीडबैक भी आपका मोस्ट वेलकम है। एंड सुहास सर अगर अगली बार आ रहे हैं तो कौन सा टॉपिक हम कवर करें वो खास आप एक सजेशन दीजिएगा। जाने से पहले खास हम बताना चाहते हैं कि ये जो सुसाइड और सेल्फ हार्म बिहेवियर है वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स है। मैं और सर दोनों साइकियाट्रिस्ट हैं और हम एथिकली और मॉरली और लीगली हमारी एक नॉलेज के हिसाब से आपको बेस्ट सलाह देते हैं, लेकिन हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बातें कर रहे हैं तो हमें कहना पड़ेगा कि ये मेडिकल एडवाइस नहीं है। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो एक मेडिकल प्रोफेशनल को दिखाइए।
एंड अगर अपने नज़दीकी में भी किसी को भी आपको अगर लग रहा है कि उन्हें ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो उन्हें तुरंत किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाइएगा। तो इस बात पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।